हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। हमने बच्चों हिस्ट्री में पहला चैप्टर कंप्लीट करा था, हाउ व्हेन एंड वेयर वाला। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसके इसमें इस जो चैप्टर है ये इस पेपर में ज़रूर आता है ये, तो हमने क्या सोचा कि इसको पहले कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। आज इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, बिल्कुल डीपली से। ठीक है बच्चों, वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पॉलिसीज एंड द पीपल। यहाँ पर बोला है कि नीतियाँ और लोग। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है बच्चों? नीतियाँ। और पीपल का मतलब लोग। तो मतलब नीतियाँ और लोगों के बारे में है यहाँ पर। तो रीड करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर्स you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. मतलब बच्चों इसमें ये बोला है कि पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? जो ब्रिटिश की कंपनी थी, जो इंडिया में आई थी व्यापार करने के लिए, वो कंपनी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में हमने पढ़ा। मतलब पिछले चैप्टर में ये दे रखा है। इन नीतियों से क्या होता है? राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, यहाँ लिखा है ना बच्चों, किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड। मतलब ये जो हमारे जमींदार्स हैं, और ट्राइबल्स आदिवासी, सोल्जर्स ये हमारे सिपाहियाँ, सब तरह तरह से असर पड़ रहे थे ये। ठीक है बच्चों, आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती है, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह क्या करते हैं बच्चों? विरोध करते हैं। ठीक है बच्चों, हार्म करते हैं उनको। आगे हम पढ़ते हैं इसमें। नवाब्स लूज देयर पावर। अब नवाब्स कौन होते थे? नवाब्स का मतलब बच्चों की एक धनी व्यक्ति, मतलब समृद्ध व्यक्ति, उसे उनको नवाब्स कहते थे। अब वो अपनी पावर क्या कर रहे हैं? उनकी पावर लूज हो रही है, मतलब छीनी जा रही है। सत्ता की मतलब छीन जा रही है, मतलब उसकी जो पावर्स है वो छीने जा रहे हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंस द मिड 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि 18वीं सदी के मध्य, मतलब 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकतें छीनने लगी थी। उनके पावर क्या हो रहे थे बच्चों? लूज हो रहे थे, पावर इरोड हो रहे थे, मतलब छीने जा रहे थे पावर सबकी। मतलब किसकी? नवाब्स की और राजाओं की, मतलब राजाओं के बारे में। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वे इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। मतलब नवाबों से और राजाओं से हर एक चीज़ जो पावर है वो सारी चीज़ें छीनी जा रही थी। यहाँ तक कि उनका रेवेन्यू मीन्स उसका जो धन दौलत है वो भी उनसे छीना जा रहा था। कब की बात है बच्चों? ये मिड 18th सेंचुरी की बात है, मध्य 18वीं सदी की। आगे देखते हैं। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest.
For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. यहाँ पर बच्चों ये बोला है कि बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपनी हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, मतलब हमें छोड़ दो, हम आपके साथ हैं, ये सब कुछ उन्होंने पहले नेगोशिएट करा कई फैमिलियों ने। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटों को राजा मान ले। ठीक है बच्चों, जो गोद लिया हुआ बेटा है उनको राजा मान ले। नाना साहेब द एडप्टेड सन ऑफ, आगे पेज पढ़ते हैं बच्चों, नाना साहेब द एडप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। अब यहाँ पर यह बोला है गया कि जो हमारे पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, मतलब ये द्वितीय जैसे हम इसे पढ़ते हैं सेकंड, वो किसके पुत्र थे? उसके नाना साहब के दत्तक पुत्र थे वो, नाना साहब के। ठीक है बच्चों, प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डेड। However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down this pleas. ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह बोला गया है कि उनके पति को जो पेंशन मिलती थी, पेंशन ये लिखा है बच्चों, पेंशन, हाँ पेंशन जो मिलती थी वे मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, पेंशन मिलने लगे मृत्यु के बाद। ठीक है, अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। मतलब जो भी कंपनी को बोला गया, तो जो कंपनी को बोला गया वो सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? ठुकरा दिया, उनकी बातें नहीं मानी है। तो आगे पढ़ते हैं। अवध was one of the last territory to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई, जिसे हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं बच्चों। ये कौन सी है? एक सहायक संधि जिसे हम कहते हैं, इसे इंग्लिश में इसे सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है सब्सिडरी अलायंस। ठीक है बच्चों, इसके हम हिंदी में सहायक संधि कहते हैं। सहायक संधि थोपी गई और 1865 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coin minted by the company. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and give another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. अब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जो कंपनी ने मुगलों के शासकों को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। ठीक है बच्चों, किसको खत्म करने की? मुगल शासनों को, मुगल डायनेसिटी को। ठीक है बच्चों, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1839 मतलब 1849 में
1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किला से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है बच्चों। 1865 में गवर्नर जनरल मतलब 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग, कौन? गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। उनको क्या बोला जाएगा? प्रिंसेस बोला जाएगा। कोई भी वहां पर कौन नहीं होगा, बादशाह के नाम से नहीं जाना जाएगा। अब किसके नाम से जाना जाएगा? प्रिंसेस। मतलब ये कौन से होंगे? मतलब राजा, राजकुमारों के नाम से। ठीक है बच्चों। आगे हमारा है द पीजेंट एंड द सिपॉइज। इसको बच्चों एंड आफ्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार्स resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loan to the moneylenders and gradually lost the land they had tilled for generation. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि पीजेंट्स का मतलब सबसे पहले किसान होता है और सिपाही का मतलब होता है सिपाही। ठीक है बच्चों। तो इस लाइन में हमें क्या बोला गया है तो समझिएगा, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से क्या थे बच्चों? परेशान हो चुके थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। ठीक है बच्चों। जो पुरानी जो जमीनें थी वो हाथ से निकले जा रही थी और वो किसके हाथ में आ रही थी? लैंडर्स के हाथ में आ रही थी, मतलब जमींदार्स के हाथ में आ रही थी। ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिस्कॉन्टेंट। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोल रहा है कि कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। डिस्कॉन्टिनेंट। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। अब वो क्यों दुखी थे? वे अपने वेतन के लिए, भत्तों और सेवाएं शर्तों के कारण परेशान थे ये। ठीक है बच्चों। सम ऑफ द न्यू रूल्स moreover violated their religious sensibilities and belief. कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। मतलब ये जो कंपनीज थी वो नए कानून बनाती थी और कभी कभार अपने अपने धर्मों को भी ठेस पहुंचाती थी। इसी वजह से जो इंडियन सिपाही थे वो थोड़े से असंतोष थे। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? Lose their religion and caste. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति क्या हो जाएगा बच्चों? भ्रष्ट हो जाएगा। उनका यह मानना था कि अगर कोई भी पहले जमाने के लोग थे जो ये सोचते थे कि अगर हम इस धरती से दूसरे मतलब जमीन मतलब नदी पार करेंगे, समुद्र पार करेंगे, तो जो हमारा धर्म है वो क्या हो जाएगा बच्चों? भ्रष्ट हो जाएगा। उनकी पहले यह मान्यता थी। तो आगे पढ़ते हैं। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. They were severely punished, and since the issue did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up
employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1824 में सिपाहियों को अपनी कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा 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 मतलब ये जो चीज़ हमारी जिसे हमने बर्मा पढ़ा, ये बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को क्या कर दिया बच्चों, मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो उन्हें जमीन के रास्ते से ही जाने में कोई एतराज नहीं था। मतलब जमीन के रास्ते तो वो जा सकते थे, बट वो समुद्र के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasant quickly spread among the sepoy। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। जो सिपाही थे गांव के हालात से भी क्या थे बच्चों, परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसमें। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म वाला पढ़ेंगे। अब इसमें क्या बोल रखा है, इसमें ध्यान से देखिएगा। द ब्रिटिश, हम इसमें क्या बोला है, द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि सबसे पहले ये रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म का मतलब क्या है। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म का मतलब है सुधारों पर प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया, रिफॉर्म का मतलब सुधार। ठीक है, सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधरना जरूरी है। लोअर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिसेस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। इसके कारण हम आज भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड Christian missionaries to function freely in its domain and even on land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed, एक मिनट वीडियो में थोड़ी सी बच्चों allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that, वीडियो में थोड़ी सी बच्चों वाइट हो रहा है तो आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ठीक है,
मैनेज कर लीजिएगा बच्चों। फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियन who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and reform movement in chapter 7. दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों उनके सुधार आंदोलन के बारे में आप अध्ययन 6 में पढ़ेंगे। यहाँ पर 6 होगा बच्चों, अध्ययन 6 में आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, इसके बारे में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। ठीक है बच्चों, इसकी हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर, आप जाके उसको बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज हम करने वाले हैं थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, जनता की नज़र से आज हम इसको समझेंगे। टू गेट अ ग्लिम्पस ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 एंड 2। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 पढ़िएगा, मतलब सोर्सेस 1 एंड 2 पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्स 1 पढ़ते हैं। सोर्स 1 है हमारा द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, 84 नियमों की सूची। तो चलिए पढ़ते हैं। गिवन हियर आर एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक माजा प्रवास रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र। He and his uncle had set out to attend a yajna being organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they met some sepoy on the way who told them what they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास। कौन सी पुस्तक है बच्चों? माझा प्रवास। ठीक है बच्चों, के कुछ अंश दिए गए। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। द सिपाही सेड, ये सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अब सिपाहियों ने क्या कहा उसके बारे में पढ़ते हैं।
The English were determined to wipe out the religion of the Hindus and the Muslim. They had made a list of 84 rules and announced this in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequence and massive upheaval if these are implemented, and that King all returned to their capital in great anger. All the big people began making plans. A date was fixed for the war of religion, and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different सेंटोमेंट्स। ठीक है बच्चों इसमें यह बोला गया कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मनाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी भी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विविध छावनियों में भेज दी गई है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ के सिपाही बता रहे हैं। इसको किसको बता रहे हैं? विष्णु भट्ट गोडसे को। ठीक है बच्चों, ये हमारा सोर्स 1 था। अब हम पढ़ते हैं सोर्स 2 क्या है। देखिएगा बच्चों, सोर्स हमारा 2 है ये। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। मतलब बच्चों इसमें ये बोला गया कि जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army. He served the English for 48 years and retired in 1860. He helped the British to suppress the rebellion, though his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memories. He completed the writing in 1861 in Awadhi, and Norgate translated it into English and had it published under the title From Sepoy to सूबेदार। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक की नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए, मतलब रिटायरमेंट हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोही के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। वो अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार, मतलब यहाँ पर लिखा है बच्चों फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।
हियर इज एन एक्सेप्शन, मतलब एक्सपर्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट. It is my humble opinion that this seizing of oath filled with the mind of the sepoy with distrust and led them to plot against the government. Agent of the Nawab of Oudh and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feeling of sepoy, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और उन्हें वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे. अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था. पूरे भारत में भेज दिया. उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी. उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है. उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों के अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके. ठीक है बच्चों, उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है. मतलब ये क्या चाहते थे, दोबारा से दिल्ली में एक कोई ना कोई क्या बने, एक बादशाह बने वहां पर दिल्ली में, उसका दोबारा से गद्दी पर बैठ जाए. ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार हट जाए. आगे पढ़ते हैं इसी का ही सोर्स में, सोर्स 2 का ये कुछ शेष पार्ट है, ये पढ़ते हैं हम. It chanced to that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instruction in the use of the new rifle. These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the others that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cow and pigs. The man from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this, and there were soon excitement in every regiment. Some men pointed out that in 40 years services nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of Oudh. Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christian, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. मतलब बच्चों इसमें ये बोला गया है कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा. ठीक है बच्चों, इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, मतलब ट्रेनिंग दी. इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है. हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया. ठीक है बच्चों, उत्तेजना का माहौल बन गया. कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए अभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे.
स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, मतलब क्या बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही क्या हो जाए बच्चों, भ्रष्ट हो जाए। The colonial Sahib was of the opinion that the excitement which even he could not fail to see would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home। बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी, मतलब बोला। ठीक है बच्चों, कौन था ये, सीताराम पांडे फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार से ये सोर्सेस टू ली गई है। ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो में म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन के बारे में, रेबेलियन यहाँ पर बच्चों इसका मतलब क्या है, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में बदल गया, मतलब बन गया। ठीक है बच्चों, बदल गया, ठीक है, बन गया। अब आज हम इसमें ये समझेंगे कि जो सैनिक था वो सैनिक विद्रोह किस में बन गया, जन विद्रोह में, पूरी फैल गया ये धीरे धीरे। तो आज हमको ये समझना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state break down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका सबका शत्रु एक ही है, मतलब शत्रु एक है, इसलिए वे अभी कुछ करना चाहते थे, मतलब वो इसलिए वे सभी कुछ ना कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, मतलब एक साथ गुट में आना पड़ता है। ठीक है, ग्रुप में आना पड़ता है बच्चों। उन्हें संचार, पहलकदमी, इनिशिएटिव एंड और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है, मतलब डिसिप्लिन, मतलब डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सच अ सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857 after 100 years of conquest and administration. The English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि भारत के उत्तरी भागों में 1857 मतलब 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। ठीक है बच्चों, मई 1857 में शुरू ही इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था।
मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्यक लोग विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सब बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ठीक है बच्चों, ये संघर्ष क्या था, बहुत ही ज़्यादा था 19वीं सदी में। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा आ म्यूटनी बिकम्स आ पॉपुलर रेबेलियन, मतलब जो सिपाही विद्रोह है वो जन आंदोलन में, जन विद्रोह में बदल गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यूटनी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बच्चों दे रखा है, यहाँ पर म्यूटनी when soldiers as a group disobey their officers in the army, मतलब म्यूटनी का मतलब होता है सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से क्या कर देते हैं बच्चों, इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, इनकार, तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटनी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज क्या बच्चों पढ़ेंगे, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आ म्यूटनी बिकम्स आ म्यूटनी। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। हमने इसको पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो स्टार्ट करते हैं। On 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from services and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि सबसे पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरठ से दिल्ली तक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हिंदी में थोड़ा समराइज करा जाए। अब यहाँ पर लिखा गया है कि 8 अप्रैल, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 29 मार्च 1857। यहाँ पर बच्चों लिखा है 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है बच्चों, किसको, मंगल पांडे को। ठीक है बच्चों, चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। ठीक है बच्चों, किसकी बात है ये, 9 मई 1857 की बात है। हमने सोर्सेस 2 में पढ़ा था कि जो कारतूस थे, जो राइफल्स थे, उसमें गाय और सुअर के चर्बी को उस पर चढ़ाया गया था, कोटेड करा गया था। इसी वजह से सिपाही विद्रोह कर रहे थे। ठीक है बच्चों, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoy. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire
to the building and properties of the British and declare war on the Firangis. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question, the Mughal Emperor Bahadur Shah जफर। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि मेरठ में तैनात दूसरे दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त पड़ी, मतलब जबरदस्त रही। ठीक है बच्चों, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। किसने करा ये सब? सिपाहियों ने करा। ठीक है बच्चों, उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। किसको बच्चों? द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को। आगे पढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले फिरंगीज का मतलब क्या है यहां पर देख लीजिएगा। फिरंगी फॉरेनर्स, द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। मतलब बच्चों यहां पर यह बोला गया है कि फिरंगी विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है, विदेशी लोगों को बोला जाता है इसमें। ठीक है बच्चों, यहां पढ़ते हैं। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 May to reach Delhi in the early hour next morning as news of their arrival spread. The regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Basha lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Jafar as their leader, बच्चों लीडर। तो बच्चों यहाँ पर यह लिखा गया है कि मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, मतलब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किला की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजी के भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and the rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. Thus, this single step taken by Bahadur Shah had great implications. यहाँ पर बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, मतलब बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए।
अब कौन कौन से सामने आए वो पढ़ते हैं हम। The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains control different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ये तो पता ही था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। ठीक है बच्चों, उनको दोबारा से पावर मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। दे थॉट द डिस्टर्बेंस caused by the issue of the cartridges would die down, but Bahadur Shah Jafar's decision to bless the rebellion changed and the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act. यहाँ पर बच्चों ये बोला गया कि अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, उनका जो उत्साह है, एक्साइटमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर देख लीजिएगा बहादुर शाह जफर कौन थे, कैसे दिखते हैं। ये थे हमारे बहादुर शाह जफर। ठीक है बच्चों, और ये थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द रेबेलियन स्प्रेड्स के बारे में। द रेबेलियन स्प्रेड्स को समझेंगे, कैसे बगावत फैलने लगी। ठीक है बच्चों, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट mutinied and took off to join other troops at nodal point like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। आफ्टर दैम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेज ऑल्सो रोज अप इन रेबेलियन एंड rallied around local leaders, zamindars and chief who were prepared to establish their authority and fight the British। यहाँ पर बच्चों बोला है कि उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे थे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। लोहा लेने का मतलब बच्चों फाइट करना, बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना साहेब
Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव, यहाँ पर लेट लिखा है ना, लेट पेशवा बाजीराव, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, नाना साहेब, यहाँ पर लिखा है नाना साहेब, नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। ठीक है बच्चों। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर, गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर इन बहादुर शाह जफर। उन्होंने इकट्ठा करिए, खदेड़ दिया सैनिकों को ब्रिटिश सरकार से। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इन लखनऊ ब्रिजेश कादर द सन ऑफ द डिपोजिट नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। किसको घोषित कर दिया नया नवाब? ब्रिजेश कादर को। ठीक है बच्चों, न्यू नवाब। आगे पढ़ते हैं। ही टू एक्नोलॉज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। अब यहाँ पर क्या था कि उन्होंने बताया कि अब इन्होंने ये बताया कि ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। हिज मदर बिगेन हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर क्या है कि उनकी माँ बेगम हजरत महान ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रेबल सिपाहीज एंड, यहाँ पर देखो बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पर लड़ाई हो रही है। आगे हम पढ़ते हैं। fought the British along with Tatya Tope, the general of नाना साहेब, नाना साहेब। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। In the Mandla region of Madhya Pradesh, Rani Avanti Bai Lodi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state। यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती बाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की। कितने बच्चों की? 4,000 मतलब 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। मतलब उसका लीडर बनी ये कौन? अवंती बाई। ठीक है बच्चों, क्योंकि ब्रिटिश शासक ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plug and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are crowded by the number opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि विद्रोही टुकड़ों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी।
कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था, कॉन्फिडेंस हो गया था उनके बीच में। खास तौर से अवध 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 के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। ठीक है बच्चों, 6 अगस्त 1857, 6 अगस्त 1857, 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइटलर, मतलब कॉलोनियल को कर्नल कहते हैं, और हमारे यहाँ पर टाइटलर ने अपनी कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग, यहाँ पर लिखी है, आवर मैन आर क्राउड बाय द नंबर्स opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The जमींदार्स have risen to oppose us. यहाँ पर बच्चों ये लिखा है कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, और एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, professed that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhakt Khan, a soldier from Berli, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar. An old zamindar, Kunwar Singh, joined the rebel sepoy and battled with the British for many months. Leader and fighters from across the land joined the fight. बच्चों यहाँ पर यह मतलब है कि इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इस आधार पर उन्होंने अपने समर्थक को एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ पहुंचे। ठीक है बच्चों, जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। यहाँ पर लिखा ना बच्चों, गाजी और रिलीजियस वॉरियर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही भक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। कौन? कुंवर सिंह। ठीक है बच्चों, कुंवर सिंह ने भी। और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है बच्चों, फाइट लैंड ज्वाइंट। ठीक है बच्चों, फाइटर्स भी इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। तो आज देखेंगे द कंपनी फाइट्स बैक। अब कंपनी का पलटवार कैसा था, आज हम इसको समझेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से इसको हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebel could be convicted with ease, and then moved into the storm center of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857.
The last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Jinnat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon jail in November 1862. तो बच्चों इसका ये मतलब है कि इस पूरी सेंटेंस में पहला पैरे में हमें ये बोला गया है कि जब कंपनी का पलटवार था, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। मतलब जैसे कि आपने देखा कि पहले दिल्ली से वहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी, अंग्रेज भाग गए थे, फिर भी कंपनी दोबारा से पलटवार करती है। उसमें उथल पुथल में अंग्रेजों ने हिम्मत छोड़ी ही नहीं थी। कंपनी ने अपने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। ठीक है बच्चों, सितंबर 1857 में मतलब 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था बच्चों? बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। ठीक है बच्चों, सजा दी गई। उनके बेटे को जो उनका मतलब वो था उनको रखा गया था पेशवा बाजीराव। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा था, जो उनका पुत्र था, वो उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी थी। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। मतलब ये जो 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई थी रंगून जेल में। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. यहाँ पर लिखा गया कि बच्चों, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858. रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initially victory in Kheri, who chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to the jungle of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in अप्रैल 1859। तो यहाँ पर बच्चों ये लिखा गया कि मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, मतलब उनको मार दिया गया रानी लक्ष्मीबाई को 1858 में। दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वह शहीद भी हो गई। ठीक है बच्चों, उनको भी मार दिया गया। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा बोल रखा है तांत्या टोपे के बारे में। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, जिसे हम गुरिल्ला वॉर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, हिंदी में छापामार युद्ध। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें दे रखा है, जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रेबेलियन, द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस एनकरेज डिसर्शन
decision, the British also tried the best to win back the loyalty of the people. They announced reward for loyal landholders. Landholders would be allowed to continue to enjoy traditionally right over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their right and claim to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. यहाँ पर बच्चों ये लिखा गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोह ताकतों की हार से लोगों की हिम्मतें टूटने लगी थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी मर गई, तांत्या टोपे को भी मार दिया गया और अवंती बाई को भी मार दिया गया, जिसके वजह से उनकी जो हिम्मत थी, विद्रोही की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, मतलब जो जमीनें थी पहले से पूर्वजों की उनकी ही रहेगी, उनसे छीना नहीं जाएगा। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, इसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। किसने लटकाया? ये ब्रिटिश कंपनी ने। ठीक है बच्चों, आफ्टर माथ का मतलब बच्चों होता है विद्रोह के बाद के साल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा इस वीडियो में ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर का। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। The British has regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. Given below are the important changes that were introduced by the British. बच्चों इसमें यह बोला गया है कि अंग्रेजों ने 1859 मतलब 1859 क्या आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। ठीक है बच्चों, अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे नीचे निम्नलिखित है। आज अब चलिए उसको पढ़ते हैं। जो सबसे पहला हमारा है, फर्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. मतलब बच्चों इसमें फर्स्ट हमें क्या दे रखा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, मतलब एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है बच्चों, संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है बच्चों, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया का काउंसिल कहा जाता है, इंडियन
काउंसिल। ठीक है बच्चों। भारत के गवर्नर जनरल के को वायसराय का अहोदा दिया गया, वायसराय का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है बच्चों। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इसका सेकंड क्या था? All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom to their heir, including adopted son. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British क्राउन। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह अब भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। थर्ड पढ़ते हैं बच्चों। इट वॉज डिसाइडेड दैट द proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. थर्ड में हमें बोला हुआ है कि बच्चों सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। अगले देखो फोर्थ क्या लिखा है। द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. यहाँ पर बच्चों बोला गया कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ठीक है बच्चों, पांचवा पढ़ते अब। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. अब पांचवे में क्या लिखा है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा देखो। Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। Thus a new phase of history began after 1857. इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये हमें मैप दे रखा है, पेपर में जरूर मैप आता है ये। ठीक है बच्चों, आप इसको भी याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों।